प्रॉब्लम हो गई है, तो एक बार मैं आपको ये बताता हूँ। अब कल संडे है, कल मैं सारी फोटोकॉपी वगैरह करा दूंगा इस यूनिट की, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स को कल ही कर दूंगा। जैसे ये एडी की डिवीजन है बच्चा, तो एडी के अंदर मैंने क्या क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराया ना बच्चों को, जो तो वो सारे के सारे मैंने इसमें टाइप कर रखे थे, मैंने आपको बताया भी था पहले, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ना सारे सारे जो टॉपिक है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ये सारे सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे आपको। ये सारे सारे क्वेश्चन मैंने इन बच्चों को रीड कराया है। अब आपको ऐसे तो करा नहीं सकता, कोई दिखेगा नहीं, तो मैं आपको इसकी शेयर करके एक क्वेश्चन रीड कराऊंगा, बट मैं जब कराऊंगा तो पहले मैं पूरा चैप्टर आपको समझा दूंगा, पूरी यूनिट समझा दूंगा। तो आज की क्लास में पहले आपको पूरी यूनिट समझाऊंगा, अपने क्वेश्चन से सारे सारे उनको इस पूरी यूनिट को करने में एक दो तीन मैं 4 दिन लगे हैं पूरे कंप्लीट करने में। 4 दिन के अंदर यूनिट कंप्लीट हो गई बेटा उनकी। ऐसे कि अब नेक्स्ट यूनिट के अंदर उनका बजट है, बीओपी है, बजट है, बीओपी, फॉरेन एक्सचेंज रेट है और मनी बैंकिंग है। नेक्स्ट यूनिट के अंदर 5 चैप्टर होंगे उनके, बजट, मनी बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज रेट और बीओपी। ये 5 चैप्टर के एक साथ में नोट्स दूंगा उनको बनाते हैं, ठीक है। फिर नेशनल इनकम के और फर्स्ट चैप्टर के एक साथ 3 यूनिट में मतलब ये पूरी बुक खत्म हो जाएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन्हें देखो वो भी 3 पार्ट में डिवाइड किया मैंने। फर्स्ट पार्ट में मैंने एलपीजी तक, सेकंड पार्ट है आपका चाइना वाला, और थर्ड पार्ट मैंने रखा है वो वाला जो जितने वो नहीं है पॉवर्टी वगैरह वाले चैप्टर है। तो ये 3 पार्ट में मतलब 6, मैं आपको 6 बुकलेट दूंगा सिर्फ। इन 6 बुकलेट के अंदर से ही ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पर रिवीजन की बात कर रहा हूँ मैं, नोट्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप लोग को ये कराने के लिए ना पहले एक बार मैं चैप्टर पूरा का पूरा रिवाइज कराऊंगा। रिवाइज का मतलब ये नहीं पढ़ाने बैठे होऊंगा मैं रिवीजन में आपको, नहीं। रिवाइज का मतलब होगा कि मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर दिखा दूंगा किस तरीके से हमें करना है और नहीं करना, ठीक है। मतलब क्या आप लोगों ने पढ़ा था इस पूरी यूनिट के अंदर। सिमरन आज मत जाना वहाँ पे ऑफलाइन ट्यूशन में, आज वहाँ टेस्ट है एडी वाले चैप्टर का, तो आप मत जाना, कभी आप चले आओ। ओके सर। देखिए बच्चों, आप सब बच्चों को एक बात याद होगी, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किए थे तो हमने एडी की यूनिट स्टार्ट कर दी थी, काफी बच्चों की क्लास में मिस हुई थी। तो ये चैप्टर मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा कि आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, मैं चैप्टर पूरा, मैं 2 क्लास लगे थे मुझे पूरे चैप्टर की मतलब उनको समझाने में, पूरा का पूरा यूनिट होती है ना इस तरीके से बनी है यूनिट, और किस तरीके से हमने चैप्टर को डिस्कस किया है, वो सारा 2 दिन लगे थे उनको सारा कराने के लिए। देखिए एडी के अंदर होता क्या है बच्चों, ये आपको मैंने बताया था, मैं शॉर्ट में बताता चलूंगा तो आप देख लें, अगर जहाँ दिक्कत हो पूछ लें। टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इन एन, ये रिवीजन वाला ये है चैप्टर पढ़ाऊंगा, चैप्टर को पूरा एक बार कहते हैं ना ओवरव्यू दिखा रहा हूँ उसका। टोटल डिमांड ऑफ गुड्स सर्विस इन एन एंटायर इकोनॉमी, एंटायर इकोनॉमी इज कॉल्ड एग्रीड डिमांड। इसको बच्चों एग्रीड डिमांड बोलते हैं। एडी का हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था आपको याद होगा, सी प्लस आई प्लस डी के कंपोनेंट तो सारे होते हैं, प्लस में एक्स माइनस एम, लेकिन जो हमारे कोर्स में हमें पढ़ना है वो हमें क्या पढ़ना है, सी क्लोज इकोनॉमी, ठीक है। इसमें तो पढ़ना और कुछ तो नहीं पढ़ना हमें, ठीक है जी। ये हमें 2 कंपोनेंट पढ़ने हैं, सी के बेस पे डायग्राम बनेगा। अब इसके अंदर क्या आता है, एग्रीड डिमांड के अंदर 2 टॉपिक होते हैं, इसमें 2 पार्ट होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंजम्पशन फंक्शन का, कंजम्पशन फंक्शन का एक कंजम्पशन फंक्शन होता है और दूसरा होता है सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन। एक होता है कंजम्पशन फंक्शन और दूसरा होता है सेविंग फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन में क्या होता है बच्चों, इसमें ना ये y का डायग्राम है और ये c का डायग्राम है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये OM है, ये पॉइंट E है, ये y है। इसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट पे बच्चों क्या होता था आपको याद है,
पॉइंट पर बाई और सी इक्वल होते थे और सेविंग क्या होती थी, जीरो होती थी। ब्रेक इवन पॉइंट से अगर पहले की बात करूं मैं यहाँ पे, तो टेंशन ग्रेटर देन होता है इनकम से, या लेफ्टवर्ड ऑफ पॉइंट ए, लेफ्टवर्ड लेफ्टवर्ड ऑफ पॉइंट, लेफ्टवर्ड ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए क्या आप लेफ्टवर्ड देखते हो तो क्या नोटिस करते हो आप, टेंशन ग्रेटर देन इनकम से, इसकी वजह से एबीसी की वैल्यू मोर देन 1 होती है। इस वाले पॉइंट में टेंशन भाई, अगर आप इनकम कम 10 कर रहे हो लेकिन टेंशन कर रहे हो 15, तो आंसर आएगा 1.5। एबीसी की वैल्यू क्या होगी, एक से ज्यादा होगी हमसे पॉइंट ई से पहले पहले, बट आफ्टर ई, आफ्टर ई इनकम ज्यादा होती है टेंशन से। तो राइटवर्ड ऑफ पॉइंट ई, राइटवर्ड ऑफ पॉइंट ई, राइटवर्ड ऑफ पॉइंट ई क्या होता है, इनकम ज्यादा होती है टेंशन से। तो एबीसी वैल्यू क्या होती है बेटा, लेस देन हो जाती है 1 से, ठीक है। और पॉइंट ई पर एबीसी की वैल्यू क्या होती है, ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या होती है, ब्रेक इवन पॉइंट पर एबीसी की वैल्यू 1 होती है। आप लोग ध्यान रहे, जो भी हम चैप्टर के रिवीजन करते हैं तो आप लोग उसको घर पे एक बार पहले रिवाइज कर लो, ताकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ आए। नहीं तो काफी बच्चे बोलेंगे सर पता नहीं क्या पकाने में बैठ गए, पका नहीं रहा हूँ ये मैं एक बार आपको ऊपर से पूरे चैप्टर दिखा रहा हूँ, ये बहुत जल्दी अभी खत्म हो गए 2-3 चैप्टर, लेकिन आपको ये सब चीज पता होनी चाहिए, डायग्राम कैसे बने हुए हैं, कैसे बनाए थे। एक बच्चा मेरे से कल पूछना बैठ गया था, डायग्राम पे टेबल बना के डायग्राम बना देना। अरे भाई अगर ये बताने बैठ गया तो फिर तो हो गई रिवीजन कंप्लीट। ये टाइप वाइप में क्यों करके दे रहा हूँ बच्चों को, क्योंकि टाइम बचे नहीं, तो ये क्वेश्चन लिखवाने पड़ते थे पहले बच्चों को, लिखवाने में बहुत टाइम लगता था, इसलिए तो मैं टाइप करता रहता हूँ। टाइप करने में दिक्कत नहीं होगी ना, ना मुझे और ना आपको। आप भी अपना फोल्डर बना लेना, फोल्डर के अंदर सारे नोट्स रखना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो बच्चों ये इसकी बात होती है। ऐसे हमारा सेविंग फंक्शन होता था, सेविंग फंक्शन आपको याद होगा इस शेप का होता था, ये यहाँ से ही जाता था, ये ओएस से स्टार्ट होता था, पॉइंट 3 होता था, यहाँ सेविंग 0। सर ये नोट्स कब दोगे सर, कब ले सकते हैं? बेटे ये नोट्स तो आप ले लो मेरे से, आज है ना, मैं कल फोटो कॉपी करा के लाऊंगा, तो आप मेरे से मेरी क्लास का होती है ट्यूसडे होगी ना, तो ट्यूसडे ले लेना आप लोग आके इंस्टीट्यूट पे। और जो साई वाले बच्चे हैं वो मंडे ले लेना आके, जैनित वाले बच्चे हैं वो आके, आज कौन तो आ रहा है वो ट्यूसडे ले लेना जैनित वाले। मतलब जैनित पे मैं ट्यूसडे को जाता हूँ, इसलिए क्या सर क्या मैं ट्यूसडे पे आता हूँ। और आपका कमल स्टडी पॉइंट पे मैं एम्बुलेंस में जाता हूँ शाम को 6-7 बजे, है ना। तो अलग अलग शिफ्ट के अलग टाइम है, तो आप आके मेरे को ले आना, लेकिन मैं कल पहले इसकी फोटो कॉपी करा के लाऊंगा। दिन के बाद मंडे के बाद से लेकर मंडे से लेना शुरू कर देना, मंडे से लेके रख लेना। हर यूनिट के मैं आपको दे कराऊंगा, जैसे 2-3 दिन बाद बुला लूंगा, मनी बैंक बजट वगैरह के दे दूंगा ऐसी। आप आपको उसके अंदर सारी एडवांस चीजें मिलेंगी। मतलब एडवांस का मतलब है ना, ये नहीं है कि आपको बेसिक चैप्टर पढ़ाता कर रहा हूँ मैं इसमें, बेसिक चैप्टर आपने कुछ नहीं पढ़ाऊंगा मैं इसमें। ये सब चीजें तो मैं ऑलरेडी आपको नोट भेज चुका हूँ, अगर किसी के कुछ रह गए हो तो बताना, मैं दोबारा भेज दूंगा, है ना। लेकिन आप लोग का काम है, यार वो तो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट मार रहा हूँ ना, ये जो मैंने पहले पढ़ा रखा है उसको तो आप कॉपी में नोट डाउन कर लो, अपने प्रिंट आउट निकलवा के रख लो उसको अपने पास। अब यहाँ सेविंग फंक्शन है, सेविंग फंक्शन के अंदर क्या होता था, पॉइंट ई पर क्या होता था, पॉइंट ई पर एट पॉइंट ई, एट पॉइंट ई सेविंग होती थी 0, क्योंकि इस पॉइंट पर इनकम और पेंशन दोनों बराबर होते थे, इनकम और पेंशन दोनों बराबर होते थे। पॉइंट ई से पहले क्या होता था, सेविंग नेगेटिव होती थी। अगर इस पॉइंट पर देखिए, यहाँ पे क्या है बच्चों, सेविंग आपकी माइनस में होती है, क्योंकि माइनस में है ना नीचे, तो यहाँ पे बेटा सेविंग माइनस में कब होती है, जैसे आपकी इनकम 10 है, आप पेंशन करते 15, तो सेविंग आपकी कितनी होगी, -3, 10 में 15 या -5, तो सेविंग आपकी माइनस में होगी। सेविंग कब माइनस में होती है, जब पेंशन इनकम से ग्रेटर होता है। तो बिफोर पॉइंट ई, बिफोर पॉइंट ई से पहले आपको क्या दिखता है, यहाँ पे सेविंग आपकी माइनस में होती है, सेविंग इक्वल टू माइनस में होगी, क्योंकि यहाँ पे जो क्या है, टेंशन ग्रेटर है ना इनकम से, मैंने ऊपर बताया आपको, सेविंग माइनस में जब होता है टेंशन इनकम से ग्रेटर देन होता है। और आफ्टर पॉइंट ई, आफ्टर पॉइंट ई सेविंग आपकी क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव मतलब प्लस होगी, सेविंग आपकी पॉजिटिव होगी। तो ये बेटा करेक्शन फंक्शन होता है, ये आपका सेविंग फंक्शन होता है। इसके दो मेजरमेंट क्या होते थे, एपीएस होता था और दूसरा क्या होता था आपका
एमपीएस। इसके दो मेजरमेंट क्या होते थे, एक होता था एपीसी और दूसरा क्या होता था एमपीसी। इसके दो मेजरमेंट होते थे। रफ कर दो बच्चे इसको, रफ कर दो। यस सर। निखिल भी आ गया। निखिल रफ कर दो भाई इसको। हाँ भाई कर दो। ये बेटा मैंने पढ़ा रखे हैं सारे के सारे टॉपिक, तो इसलिए ये मैं एक बार आपको ना, जैसे ऑफलाइन वाले बच्चों ने भी ये चैप्टर में से दोबारा रिवीज करवाया है। अगर आपको फिर भी ये चैप्टर समझ नहीं आते हैं, किसी का छूटा हुआ है, तो एक दिन इसकी क्लास रख लेंगे और मैं आपको ऑफलाइन फेस टू फेस पढ़ा दूंगा ये चैप्टर अच्छे से। वहाँ पे सब बच्चों को बुला लेंगे जिसका चैप्टर नहीं हुआ है, चाहे बच्चा आस पास का होगा वहाँ पे पहुंच जाएगा। मैं इंस्टीट्यूट का नाम बता दूंगा, फिर वहीं पे 1.5-2 घंटे में मैं आपको एक पूरा का पूरा चैप्टर दोबारा पढ़ा दूंगा। देखिए अब ये हो गया। अब इसके बाद इसके अंदर टॉपिक हमने पढ़ा था एग्रीगेट सप्लाई का। एग्रीगेट सप्लाई पढ़ा था और एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था हमने। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती थी? एग्रीगेट सप्लाई के अंदर AF इक्वल टू होता था y प्लस AF इक्वल टू होता था C प्लस S। ये AF का फॉर्मूला होता था। और ये डायग्राम किस शेप का बनता था आपको याद होगा, ओरिजिन से आता था। और AF का डायग्राम भी Y का डायग्राम होता था। तो कितने एंगल में आता था? 45 डिग्री एंगल में। और जो एग्रीगेट डिमांड होता है, एडी का फॉर्मूला क्या होता है? C प्लस I। क्या होता है? C प्लस I। इट इज द सम ऑफ पेंशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो जो एग्रीगेट डिमांड का जो डायग्राम होता है वो आपका यहाँ से आता था, आपका अब द ओरिजिन C प्लस I। क्योंकि ओरिजिन से तो कुछ जाता है, ओरिजिन से इनकम का तरफ जाता है, इन्वेस्टमेंट भी यहाँ से आता था। और सॉरी ये होगा कंजम्पशन का डायग्राम। कंजम्पशन के डायग्राम के जस्ट ऊपर होता था एडी का डायग्राम, आपको याद होगा ये एडी का डायग्राम। और ये दोनों डायग्राम एक दूसरे के पैरेलल होते थे ड्यू टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वजह से ये दोनों डायग्राम एक दूसरे के पैरेलल होते थे। ठीक है, यहाँ ए डाल देंगे, यहाँ पे इनकम डाल देंगे, यहाँ पे एडी डाल देंगे, यहाँ पे इनकम डाल देंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमें बनाना होगा। ये बना रखा है हमने। कंपोनेंट आप सबको बताइए, एडी कंपोनेंट क्या होता है? C प्लस I प्लस C प्लस में X माइनस M। और ऐसे इसके कंपोनेंट क्या होते हैं? AF के C प्लस S, दो कंपोनेंट होते हैं। उसके बाद मैंने इन बच्चों को कराया था रिलेशन बिटवीन APC और APS में। इनका सम कितना होता है? 1 होता है। 1। चलो मैं बताता हूँ दोबारा, इसको पहले रफ कर दूंगा। ये बच्चों याद है ना आपको? AF का डायग्राम ये बनता था, AD का डायग्राम ये बनता था। अब रिलेशन हमने करे थे एपीसी और एपीएस में रिलेशन करे थे, तो और एमपीसी और एमपीएस में रिलेशन करे थे। इनका सम भी 1 होता है, इनका सम भी 1 होता है। मैंने बताया था एपीसी की वैल्यू मोर देन 1 हो सकती है, एपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है। यहाँ शेड्यूल आप देख सकते हो। ठीक है, ऐसे दिखा देंगे y माइनस सी, 0 से 10 गया -10, माइनस 5 0। एपीसी का मामला था सी अपॉन वाई। 10 को 0 से डिवाइड करेंगे इनफिनिटी, 15 को 10 से करेंगे 1.5, 20 को 20 से करेंगे 1। एपीएस का मामला था एस अपॉन वाई। -10 को 0 से डिवाइड करेंगे माइनस इनफिनिटी, -5 को 10 से डिवाइड करेंगे माइनस 0.5। ठीक है, 0 को 20 से डिवाइड करेंगे 0। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो? एपीएस होता है, एपीएस का फॉर्मूला माइनस में होता है। एपीएस आपका माइनस में होता है, ठीक है। और एपीसी आपका 1 से ज्यादा हो सकता है। तो एपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है, एपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है तब जब कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम होगा। सेविंग आपकी क्या होगी बच्चों? माइनस में होगी। जब आपकी सेविंग तो जो एपीसी मोर देन 1 कब होगी? जब कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होगा, सेविंग आपकी माइनस में होगी। एपीएस की वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है, लेस देन 1 और नेगेटिव। एपीएस की वैल्यू बेटा 1 से कम भी हो सकती है, सॉरी लेस देन 0, 1 लिख दिया। एपीएस की जो वैल्यू होती है ना, वो 0 से भी कम हो सकती है, मतलब माइनस में हो सकती है। ये बात पॉसिबल है। कब होता है? जब कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होता है, सेविंग माइनस में होती है। इसका भी आंसर यही होता है, जब कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होता है, सेविंग आपकी कितनी होती है? माइनस में होती है। अब एपीएस की वैल्यू क्या 1 से ज्यादा हो सकती है?
जैसे एपीसी की वैल्यू एक से ज्यादा थी, क्या एपीएस की वैल्यू मोर देन 1 हो सकती है? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। ना एपीएस की वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है, ना एपीएस की वैल्यू इक्वल टू 1 हो सकती है। ये कभी भी नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी ऐसा हो सकता है? एपीएस का मतलब क्या होता है समझ में भाई? कभी हो सकता है 10 रुपए कमाओ 10 के 10 बचा लो, तो आंसर आ गया एक। यार इंसान खाएगा नहीं क्या? 10 रुपए कमाएगा बिल्कुल पूरे के पूरे बचा लेगा, पैसा तो सेव करते ही है। तो एपीएस के लिए ना तो एक हो सकती है और ना एक से ज्यादा हो सकती है। कभी ऐसा हो सकता है 10 रुपए कमाएगा और 11 रुपए बचा ले, तो एपीएस की वैल्यू 1.1 आ गई, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो एपीएस की वैल्यू और एपीएस की वैल्यू 1 और मोर देन 1 कभी भी नहीं हो सकती, बिकॉज सेविंग इज पार्ट ऑफ इनकम, सेविंग इज जस्ट पार्ट ऑफ इनकम, पार्ट ऑफ इनकम, सेविंग जस्ट इनकम का पार्ट होता है। इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन, इट कांट बी ग्रेटर देन इनकम, ग्रेटर देन इनकम, ये कभी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता भाई। और एक बात ध्यान रखना, इनकम जब जब इंक्रीज होती है तो द वैल्यू ऑफ एपीसी एंड इनकम, एपीसी की वैल्यू में देखो आप नोटिस कर सकते हैं इनकम बढ़ रही है तो एपीसी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, क्योंकि लोग की इनकम जितनी ज्यादा आती है उतना लोग कंजम्पशन तो बढ़ाते हैं, कंजम्पशन तो बढ़ाते हैं, कंजम्पशन का रेशियो कम करते आते हैं तो ज्यादा पैसा बचाना शुरू कर देते हैं। तो द वैल्यू ऑफ एपीसी एंड इनकम are inversely related to each other, inversely related to each other, इनमें बेटा इनवर्स रिलेशन होता है इनकम में और एबीसी में। अब एपीएस में और इनकम में कौन सा रिलेशन होता है? इनकम बढ़ती है तो एपीएस की वैल्यू क्या हो रही, बढ़ रही है। देखो माइनस इंफिनिटी से बड़ा होता है माइनस 0.5, माइनस 0.5 से बड़ा होता है 0, तो इनकम भी बढ़ रही है और एपीएस भी डिक्रीज हो रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस साल के लिए बहुत। तो द वैल्यू ऑफ एपीएस एंड इनकम आर डायरेक्टली related to each other, related to बेटा इनकम का सेविंग के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो इनकम बढ़ती है ना तो इनकम का ज्यादा पार्ट लोग सेविंग करने लग जाते हैं, खर्चे लोग कम करते हैं। तो ये इसके पॉइंट लिखे आते हैं, इनको देख लेना है, कोड बना लेना, ये आते हैं ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। बेटा मिटा दो। यस सर। देखिए अब ऐसे रिलेशन इसका एमपीसी के साथ पूछे जाते हैं काफी सारे। एमपीसी का बताता हूँ आपको मैं, एमपीसी के साथ क्या होता है। पहली बात तो एमपीसी की वैल्यू कभी एक से ज्यादा नहीं होती है, मैंने आपको पहले बताया था, ये कभी भी नहीं होती है, नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, बिकॉज चेंज इन कंजम्पशन कैन नॉट बी, क्योंकि चेंज इन इनकम हमेशा चेंज इन कंजम्पशन ज्यादा होती है। अगर आपकी इनकम 100 बढ़ी है तो कंजम्पशन हमेशा से कम ही बढ़ेगा 90, तो एमपीसी वैल्यू होती है डेल्टा से अपन में डेल्टा वाई मतलब 0.9 हो जाएगा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वैल्यू उससे ज्यादा बढ़ जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। सेम कहानी एमपीएस की भी होगी, एमपीएस की कभी एक से ज्यादा नहीं हो सकता, इसका आंसर भी सेम रहेगा।
पेंशन के सेविंग आ जाएगा। इनकम और एमपीसी में कौन सा रिलेशन पाया जाता है? जब इनकम बढ़ती है तो एमपीसी कांस्टेंट रहती है। वैसे तो नॉर्मली इनके बीच में नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं होता। नो रिलेशन मतलब कोई रिलेशन नहीं होता। इनकम बढ़े या घटे इनको नहीं बढ़ता है, ये हमेशा सेम एमपीसी सेम रहती है। बट जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये होती है डेवलपमेंट की, ये होती है डेवलपिंग कंट्री। ये होती है डेवलप कंट्री, होती है डेवलपिंग कंट्री। डेवलप कंट्री क्या होती है? जो ऑलरेडी डेवलप कर चुकी है। तो आप ध्यान से नोटिस करेंगे और उसकी इनकम 100 आएगी। अगर इनकम उसकी 100 बढ़ी है तो पेंशन कितना करेगा? 50, 60, मैक्सिमम 60 तक करेगा, है ना। तो इनकम बढ़ने पर पेंशन ये ज्यादा नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि अपना पेंशन लिमिटेड रखता है। 60 भी ज्यादा बोलते हैं, 40 तक ही बढ़ाएगा। ये ऑलरेडी सेटिस्फाई होते हैं, बिकॉज these countries are already satisfied। ये पहले से पहले क्या है, बच्चे सेटिस्फाई है। और डेवलपिंग कंट्री के अंदर क्या होता है, ये इनकम बढ़ने पर ज्यादा पेंशन बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत सी जो रिक्वायरमेंट होती है वो अनसेटिस्फाई है। बहुत सी रिक्वायरमेंट अनसेटिस्फाई रहती है। बच्चे हो जाए तो बताओ, रख करता हूँ मैं इसको। देखो बेटा, चलो नेक्स्ट चैप्टर की ओर। माना मिटा दो भाई। यस सर, होगा। अब देखिए, इसके लिए डेरिवेशन वगैरह तो मैंने बता रखा है, आपको लिखवाया था डेरिवेशन। पेंशन करके सेविंग का ड्रॉ करना है, सेविंग से पेंशन का ड्रॉ करना। देखिए अभी तक देखिए, अब यही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वाला चैप्टर। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वाला चैप्टर है। इसके अंदर दो अप्रोच होती हैं, एक AD&AS अप्रोच और एक इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच। इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच, AD&AS अप्रोच और इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच। AD&AS, ये AS है और ये AD है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, पॉइंट ई पर क्या आ रहा है, इक्विलिब्रियम आ रहा है। पॉइंट ई पर इक्विलिब्रियम आके यहाँ पे AD और AS एक दूसरे के बराबर आ रहा है। AD इक्वल टू AS है। AD इक्वल टू क्या है बच्चों, AS है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। मगर यहाँ पे कंडीशन आती है, जब AD ग्रेटर देन AS होगा और AS ग्रेटर देन AD होगा। अगर AD ग्रेटर देन AS है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है इनकम पे?
अगर एडी ग्रेटर एएस है इसका मतलब होता है 100 सप्लाई हुई, डिमांड हुई 120, तो करंट स्टॉक तो सेल हो जाता है। तो करंट स्टॉक तो सेल हो जाता है, तो कितना स्टॉक होता है? 20 का स्टॉक डिजायर होता है, इसे बोलते हैं डिजायर स्टॉक। 20 स्टॉक डिजायर स्टॉक है। तो नेक्स्ट ईयर किसकी प्लानिंग करता है भाई? वो सप्लाई बढ़ाने की प्लानिंग करता है, तो नेक्स्ट ईयर सप्लाई बढ़ाता है। सप्लाई जब तक बढ़ाता रहेगा तब तक डिमांड के बराबर ना हो जाए। एएस इक्वल टू होता था इनकम के, तो इनकम का लेवल भी इसमें बढ़ जाता है। आपको आता है इनकम का लेवल भी इसमें बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट होगा एएस बढ़ा है एडी से। अगर एएस बढ़ा है एडी से तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है? मतलब सप्लाई तो करी आपने 100 की और डिमांड हुई है कितने की? 80। तो 20 का स्टॉक क्या रहेगा? अनवांटेड स्टॉक। अनवांटेड स्टॉक, तो स्टॉक को क्या करना होगा? डिस्पोज करना होगा। तो नेक्स्ट ईयर किसकी प्लानिंग करेंगे भाई? हम सप्लाई को कम करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर हम सप्लाई को कम करेंगे। सप्लाई कम करेंगे तो भाई डिमांड, सप्लाई कम करेंगे, सप्लाई जब तक कम करते रहेंगे तब तक की डिमांड के इक्वल ना हो जाए, तो इस तरीके इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। इस पे इनकम के लेवल पे यहाँ पे इनकम बढ़ गई थी, यहाँ पे इनकम का लेवल क्या हो जाएगा? अभी बेटा समझ आया यहाँ तक बच्चों? ये समझ आया आपको? यस सर। देखिए
ये तो एडी और एएस अप्रोच हो गई। ऐसी इन्वेस्टमेंट और सेविंग अप्रोच होती है। तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग अप्रोच निकलती तो उससे ही है, एडी और एएस अप्रोच से निकलती है। इन्वेस्टमेंट और सेविंग की अप्रोच एडी और एएस अप्रोच की पार्ट होती है। जैसे बेटा ये आपका डायग्राम है बच्चों, ये आपका एक्स है, ये आपका कौन सा डायग्राम था, इन्वेस्टमेंट का डायग्राम था, ये आपका सेविंग का डायग्राम था। यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिलता था, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग होता था, सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट होता था। ये पॉइंट ई होता था, ये पॉइंट ई होता था। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो जाता था। देखिए, तो जहाँ पे इक्विलिब्रियम होता था वहाँ पे बेटा इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल होते थे, दोनों आपको पता होगा, है ना। पॉइंट सी पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा था, फुल एम्प्लॉयमेंट। ये इनिशियल सिचुएशन होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट हमेशा नहीं होता, फुल एम्प्लॉयमेंट की इनिशियल सिचुएशन होती है। अब इसके बाद क्या होता है, अगर if plan investment is greater than plan saving, इसका मीन्स क्या हुआ, अगर प्लान इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन प्लान सेविंग से, मतलब एडी बड़ा है आपका एएस से। ये एडी का फॉर्मूला था सी प्लस आई और एएस का फॉर्मूला था सी प्लस एस। इसीलिए कैंसिल करो तो आई ग्रेटर देन एस आ गया। प्लान इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन प्लान सेविंग, तो इसका मतलब हुआ कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सेविंग कम है। प्लान इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन प्लान सेविंग, therefore it means total demand of goods service is more than their supply, then current stock will be sold। भाई जो 100 का स्टॉक मैंने बनाया था वो तो करंट का पूरा सोल्ड हो जाएगा। भाई आपने जो 100 का स्टॉक बनाया था तो सेल हो जाएगा। टू रिबिल्ड डिजायर स्टॉक, प्रोड्यूसर प्लान टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फॉर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के ज्यादा प्लानिंग करेगा तो नेक्स्ट ईयर सप्लाई को बढ़ाएगा, सप्लाई बढ़ाएगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी, सेविंग जब तक बढ़ती रहेगी जब तक इन्वेस्टमेंट के बराबर ना हो जाए। तो ये कहता है अगर प्लान इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन प्लान सेविंग है तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुंचा जाएगा, तो पूरी प्रोसेस बताते हैं। प्लान इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन प्लान सेविंग, इट मींस टोटल एग्रीगेट डिमांड is greater than total aggregate supply, then current stock will be sold in the market. To rebuild desired stock, producer plan to increase the production for next accounting year. So aggregate supply increase to increase income. Income increase to increase in income lead to increase in saving, and increase in saving will equal to investment. सेविंग जब तक इंक्रीज होती है जब तक इन्वेस्टमेंट के बराबर ना हो जाए। इसी तरीके से if cash greater than आई हो, cash greater than आई हो, if plan saving is greater than plan investment, अगर प्लान सेविंग प्लान इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होता है तो इसका मीन्स क्या होगा, तो बच्चों एएस ग्रेटर देन एडी होगा। इस कंडीशन में सी प्लस एस, सी प्लस आई इसे भी कैंसिल हो गया तो एस ग्रेटर देन आई आ गई ना बात। प्लान सेविंग इज ग्रेटर देन प्लान इन्वेस्टमेंट, तो इसका मीन्स होगा लोग सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, मतलब डिमांड कम कर रहे होंगे। अगर सेविंग ज्यादा तो डिमांड ऑब्वियसली क्या कम है, ऊपर दिख सकता है आपको, डिमांड कम है, डिमांड इज लेस देन देयर सप्लाई। तो प्लान सेविंग इज ग्रेटर देन प्लान इन्वेस्टमेंट, इट मींस total flow of goods service is less than their demand, then some of the goods remain unsold, some of the good some of the goods some of the goods remain unsold, कुछ goods क्या रहेंगे बच्चों, unsold रहेंगे, remain unsold, ठीक है। तो उस स्टॉक को क्या करना होगा, टू dispose the unwanted stock, producer would plan to decrease the production for next accounting year। तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में सप्लाई को कम करेगा, सप्लाई कम करेगा तो इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो सेविंग कम होगी, सेविंग जब तक डिक्रीज होती रहेगी जब तक जो इन्वेस्टमेंट के बराबर। ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। इस चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है, इससे पहले वाला भी 6 मार्क्स का आता है। जब ये क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन दोगे, अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच डायग्राम ड्रॉ करोगे, फिर ये दोनों कंडीशनें भी लिखनी होगी आपको। इन पे संदीप करके बुक है, उसके अंदर भी लिखा हुआ है और मैंने आपको पीडीएफ भी भेजी हुई है, उसमें से भी आप रीड कर सकते हो।
और टीआरजन के अंदर भी अच्छा दिया हुआ है, ऐसा नहीं है टीआरजन के अंदर बेकार है, टीआरजन ठीक ठाक दिया। बच्चों रफ कर दूं? यस सर। और एक बात है कि आप लोग ना एक इस क्लास में चले जाइए, चैप्टर सेकंड में ये हो गया है, मतलब आप लोग इस क्लास के अंदर देखने में लगे हुए हो, आप इसको एक बार घर पे आज बैठ के ना जरूर पढ़ना, जरूर एक बार, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में जब आपको पास पहुंचूंगा और जब इस टॉपिक को आगे मैं बढ़ाऊंगा तो आप लोग ये नहीं बोलोगे उस समय, क्योंकि आप लोग ना ऑलमोस्ट सब बच्चों इक्वलेंट पहुंच चुके हो और सभी बैचों के अंदर मैं देखे कि 2-2 क्लास का गैप चल रहा है, आप लोग इक्वल चल रहे हो, बट आपको उस लेवल पे वर्क भी करना पड़ेगा ना, तो इसलिए सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, अच्छे से करेंगे बिल्कुल। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मल्टीप्लायर का टॉपिक है, किसका है बच्चों? मल्टीप्लायर का। मल्टीप्लायर यू कैन से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है? तो मल्टीप्लायर क्या होता है? इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये चेंज इन इनकम चेंज इन इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है, मल्टीप्लायर होता है जो चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है। अब इसमें क्या करते हैं ये बेटा, ये बताता है हमें किसी भी इकोनॉमी के अंदर इनकम को इंक्रीज करने पर इन्वेस्टमेंट पे क्या, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने पर इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो किसके थ्रू शो होता है? मल्टीप्लायर के थ्रू शो होता है। इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन इनकम चेंज इन इन्वेस्टमेंट। फिर मैंने दो फॉर्मूले और कन्वर्ट कर दिए थे, 1/1 माइनस एमपीसी और 1/एमपी। हाँ बेटा कॉल आ गई थी किसी की। तो बेटा क्या होता है? इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन इनकम चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है? यहाँ फॉर्मूले थे 1, 2 एंड 3। अब इसके बाद क्या होता है? एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये फॉर्मूला हो गया। अब बेटा रिलेशन बताए थे मैंने बच्चों आपको, रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड के, एमपीसी एंड के, और एक रिलेशन बताया था मैंने आपको, रिलेशन बिटवीन एमपीएस एंड के। तो आपको याद होगा इसमें कौन सा रिलेशन होता था, इसमें कौन सा रिलेशन होता था? इसमें होता था इनवर्स रिलेशन, इसमें होता था पॉजिटिव रिलेशन। एमपीसी और के में 0.25, 0.50 और 0.75। जितना एमपीसी हायर होता था उतनी के की वैल्यू भी हायर होती थी। के का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी, तो 1 माइनस 0.25, तो 0.75 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, इससे इसको कट करेंगे 1.33, 1.33, ये 2 आ जाएगा, फिर ये 4 आ जाएगा। मतलब आप नोटिस कर रहे हो, तभी मैंने अपने आप में लिखा है, कैलकुलेट करना पड़ता है, तो आ जाएगा 1 माइनस 0.50 करेंगे तो 0.50 आएगा, 2 आ गया, तो 2, 4, ठीक है? तो जैसे जैसे एमपीसी बढ़ रहा है तो के की वैल्यू भी बढ़ती आ रही है। इसमें कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन। इसमें कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। इनमें बच्चों कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब एमपीसी का जितना एमपीसी ज्यादा होता है, देखिए
आप लोग कंजम्पशन कर रहे हो तो मेरी इनकम बन रही है, मैं खर्च करूंगा तो इट इज इन ए मैक्रो इकोनॉमी द टेंशन एक्सपेंडिचर ऑफ 1% इनकम ऑफ अनदर पर्सन। अब ये सिंपल सी बात है, यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं 0.258 मींस 100 में से लोग 25 खर्च कर रहे हैं, तो किसी अदर पर्सन की इनकम भी तो 25 बन रही होगी। अगर वो उस बंदे ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसकी इनकम कितनी मिल रही होगी 25, क्योंकि लोग 25 खर्च कर रहे हैं। और 0.75 होता तो वो खर्च कितने करता 75, तो इनकम भी कितनी मिल रही होती 75। तो यार एक सिंपल सी बात है, जितना एनपीसी ज्यादा होगा उतना इनकम का रेशो भी ज्यादा होगा, इनकम का रिटर्न भी उतना ही ज्यादा होगा। डेवलप कंट्रियों के अंदर क्यों इतनी इनकम ज्यादा होती है लोगों की, क्योंकि लोग वहाँ खर्च भी ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो एमपीसी और के अंदर एक पॉजिटिव रिलेशन होता है, और एमपीएस के साथ बच्चों चैप्टर रिवाइज हो गया, मतलब आपका नेक्स्ट क्लास से अब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो पढ़ लेना एक बार आप लोग सब कुछ, फिर मैं इसके जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे में एक एक करके करवाऊंगा अब आपके। तो यहाँ पर क्या होगा 1 में एमपीएस 1.0.25 कितना जाएगा 4 2 या 1.3, मतलब यहाँ पे बिल्कुल इसका इनवर्स हो जाता है। अगर आप नोटिस करते हो कि जितने लोग सेविंग क्या कर रहे हैं, जितने लोग सेविंग क्या कर रहे हैं ज्यादा कर रहे हैं, उतनी इनकम जनरेशन कम हो रहा है। यहाँ देखो लोगों ने सेविंग क्या करी, एमपीएस का मतलब होता है डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, मतलब इनकम इंक्रीज होने पर सेविंग कितनी इंक्रीज होगी, सेविंग यहाँ पे 25 इंक्रीज होगी, तो लोग खर्च कितने करेंगे यार 75। अब खर्च जब 75 करेंगे एक्सपेंडिचर, तो इनकम भी तो 75 होगी। तो जितना लोग कम सेविंग करते हैं उतनी इनकम ज्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पर जितनी इनकम सेविंग कम है उतनी इनकम ज्यादा है, जितनी सेविंग ज्यादा है उतनी इनकम कम है, जितनी सेविंग और ज्यादा उतनी इनकम और कम हो जाती है। तो इनमें इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है ना। बेटा एक मिनट,
समझ में आ गया? अब मैं आगे बताऊं। इस मल्टीप्लायर का एक लास्ट टॉपिक है। अभी तो मैंने एक बार ना आपको चैप्टर रिवाइज करवाया एक तरीके से ना, तो थोड़ा चैप्टर का आइडिया हो गया आपको आपने क्या क्या पढ़ा था जब। ठीक है, अब मल्टीप्लायर प्रोसेस आती है, क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है और सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है इस चैप्टर में से। देखिए इसके अंदर क्या होगा बेटा, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट दे दिया जैसे आपको 1000 और एमपीसी कुछ भी दे देगा। आजकल ये आपको ऑप्शन में गिवन होगा और बोलेगा मल्टीप्लायर प्रोसेस क्रिएट करिए। तो जब बुलेट ट्रेन का मैंने आपको लिखवाया हुआ था, जब आपको ये करवाया था आपको याद होगा, तो राउंड बताए थे मैंने कुछ इसमें आपको। यहाँ पे राउंड डाल देंगे, यहाँ पे इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन कंजम्पशन और इंक्रीज इन सेविंग। तो जैसे फर्स्ट राउंड में इकोनॉमी के अंदर मैंने 1000 करोड़ रुपए बुलेट ट्रेन पे इन्वेस्ट करे, तो इनकम कितनी मिलेगी मुझे? 1000 करोड़ रुपीस मिलेगी। मैंने आपको 1000 करोड़ रुपीस की अगर इन्वेस्ट करा तो मेरी इनकम कितनी होगी? रिटर्न में 1000 करोड़ होगी। ठीक है, तो कंजम्पशन कितना होगा? एमपीसी का फॉर्मूला होगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई 0.8 और डेल्टा सी का आता पता नहीं, डेल्टा वाई कितना 1000 है। 1000 इंटू 0.8 करेंगे तो कितना होगा? 800। 800 1000 में से 800 हम खर्च करेंगे तो सेविंग कितनी होगी? 200। फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और 1% इनकम ऑफ अनदर पर्सन मैंने बताया था। सो सेकंड राउंड में ये 800 किसी और की इनकम बन जाएगी। फिर जिसकी इनकम बनेगी ये भी तो खर्च करेगा। कितने खर्च करेगा? इसका 0.8 खर्च करेगा। 640 सेविंग कितनी होगी? 160। फिर 640 में से 0.8 फिर खर्च करेगा ये थर्ड पर्सन, कितना? 512। फिर सेविंग कितनी होगी? 128। ऐसी ये प्रोसेस चलती रहेगी। यहाँ टोटल लिख देंगे 1000 इन्वेस्ट करें, इनकम कितनी होगी टोटल? तो के निकाल लेंगे 1/1 माइनस एमपीसी 1 माइनस 0.8 0.2 बचा। के की वैल्यू 5 आ गई। के की वैल्यू 5 आ गई। के की वैल्यू 5 आने के बाद के का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के की वैल्यू 5 आ गई, डेल्टा वाई का नहीं पता और डेल्टा आई कितना है? 1000 इंटू 5 कितना हो गया? 5000। अब डेल्टा सी और डेल्टा एफ, अब कंजम्पशन कितना करेंगे? एमपीसी का फॉर्मूला होगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ये कितना है? 0.8। डेल्टा सी क्या था पता नहीं, डेल्टा वाई कितना है? 5000। 5 8 जा 4000। ये कितना आ गया? 4000। टोटल कंजम्पशन कितना होगा? 4000। 5000 4000 खर्च करोगे तो सेव कितना करोगे? 1000। तो इसी प्रोसेस को मल्टीप्लायर प्रोसेस बोलते हैं बच्चों। ये बताइए आजकल आपको क्वेश्चन कैसे दे देगा? ये आपको दे देता है क्वेश्चन में दोनों चीजें और आपको अपने आप क्रिएट करनी पड़ती है। पैटर्न यही होता है करने का, जैसे मैंने आपको बताया अभी। ये मल्टीप्लायर तक खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे रिवीजन के क्वेश्चन करने। अब मतलब नेक्स्ट क्लास से मैं बताऊंगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने आपको शायद दिखाई भी थी लास्ट क्लास में, जो रिवीजन वाली वो है हमारी बुकलेट, वो कुछ इस टाइप की है। मतलब जिसके अंदर क्वेश्चन देखो सारे के सारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो सारे के सारे आपको इस तरीके से दिख जाएंगे। क्या नाम है? देखिए ये है जैसे, तो इसके अंदर ना लास्ट में तो मैंने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं ना इस यूनिट में से क्वेश्चन। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, देखिए कुछ के आंसर मैंने टाइप भी कर रखे हैं, कुछ के आंसर नहीं टाइप करे। जैसे काफी आंसर आपको दिखेंगे भी, जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर दिए हैं। जो मुझे लगता है आंसर बच्चों को पता नहीं है तो वो मैंने टाइप कर दिए। 16 का से देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन है सारे एग्जाम में आए हुए, देख सकते हो आप। इनकी डेट भी डली हुई है, कब कब आए हुए हैं, है ना। तो कुछ न्यूमेरिकल भी दिए हुए हैं इसमें। तो इन सभी क्वेश्चनों को एक बार डिस्कस करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन। और देखिए हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है, जो ऑड्स वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इसके भी कुछ के आंसर मैंने लिख दिए हैं भाई, जो मुझे लगा बच्चों को नहीं पता होगा। तो इन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी। और कुछ किसी को पूछना है तो पूछ सकता है बच्चों में से। ट्रिपल वो है प्री बोर्ड अभी नहीं है बेटा। असल में क्या है, जो 2 प्री बोर्ड की डेट तो आपको पता है कब है। वो आपके जो 28 वाला इकोनॉमिक्स चैलेंज का था ना, उसकी डेट मैं आपको नहीं बताऊंगा, तो उस वाले में आना होगा आप लोगों को। इकोनॉमिक्स चैलेंज की डेट में आपको बताऊंगा, फिर उसमें आना होगा आप सबको। चलिए।
चलिए फिर मैं मिलता हूँ बेटा नेक्स्ट क्लास। बाय बच्चों।